नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है साइक इट आउट चैनल पे। ऐसे यू नो कि हमारी थर्ड यूनिट चल रही है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि हम यूजीसी नेट की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 1 कंप्लीट कर चुके हैं और यूनिट 3 ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद शायद 2 पार्ट्स और आएंगे, बस मैक्सिमम 2 पार्ट्स एंड मिनिमम 1 ही पार्ट आएगा। फिर हमारी यूनिट 3 भी ख़त्म हो जाएगी, फिर हम करेंगे यूनिट 4 स्टार्ट। ठीक है, तो आज हम करेंगे पर्सनैलिटी इन्वेंट्री। कल हमने पर्सनालिटी मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने पर्सनालिटी जो टेस्ट थे वो हमने स्टार्ट कर दिए थे और हमने काफ़ी कुछ डिस्कस किया था। आज उसी को कंटिन्यू फॉर्म में आगे चलेंगे। आज हम करेंगे सबसे पहले कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंट्री। इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसको ध्यान में रखना। कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंट्री क्या चेक करता है? ये बेसिकली आपकी लीडरशिप चेक करता है। लीडरशिप क्वालिटी किसी इंडिविजुअल में कितनी है। अगर ये लीडरशिप क्वालिटी चेक कर रहा है तो ये डेफिनेटली सिर्फ डिसऑर्डर्स के लिए या फिर सिर्फ क्लिनिकल सेटिंग्स में यूज़ नहीं होता। ये नॉर्मल और ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स में यूज़ करते हैं, हम कंडक्ट करते हैं। ठीक है, ये 4th चॉइस है। डन। टोटल इसमें 434 आइटम्स हैं। सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है, टाइम पीरियड 45 to 60 मिनट। क्रिएटेड बाय हैरिसन गव, ये याद रखना है आपको। लीडरशिप क्वालिटी और हैरिसन गव, ये 4th चॉइस। Now first published in 1956 and most recent revision was published in 1996. Inventory contains 434 items which can be scored to yield 18 स्केल्स। ये 18 स्केल्स चेक करता है, लेकिन जो 18 स्केल्स हैं वो मोटे तौर पे इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रखे हैं। एक चीज़ फिर से वही चीज़ रिपीट, किस चीज़ को, एक जो 4 पार्ट्स हैं मोटे तौर पर जो इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं, बेसिकली घूम फिर के एक ही चीज़ चेक करते हैं, आपकी लीडरशिप क्वालिटी। फर्स्ट में आपका सेल्फ अश्योरेंस, इंटरपर्सनल एडिकेसी, असेंडेंसी, मेजर ऑफ पॉइज, ये सब चेक होता है। सेकंड में मेजर ऑफ सोशलाइजेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, इंट्रापर्सनल वैल्यूज़ कैसी हैं आपकी, कैरेक्टर कैसा है। थर्ड इज़ मेजर ऑफ अचीवमेंट, पोटेंशियल एंड इंटेलेक्चुअल एफिशिएंसी। और फोर्थ है मेजर ऑफ इंटेलेक्चुअल मोड्स एंड इंटरेस्ट मोड। ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें बस ये याद रखना, कैलिफोर्निया पर्सनालिटी इन्वेंट्री है, वो आपकी लीडरशिप क्वालिटी चेक करता है, वो आपकी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स के लिए कंडक्ट होता है। ये बिल्कुल 4th चॉइस है, सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, ये सब आप याद कर सकते हैं फॉर श्योर। फिर आता है आपका इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज। इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज क्या होती हैं? यह होती है आपकी प्रेफरेंसेस चेक। आपकी प्रेफरेंसेस चेक करते हैं कि आपको ऑप्शन ए पसंद है या ऑप्शन बी पसंद है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ए सही है और बी गलत है, इट्स जस्ट आपकी प्रेफरेंस क्या है। ए भी हो सकते हैं, बी भी हो सकते हैं, इट्स अप टू यू। ऑल ऑप्शंस हैव इक्वल वैल्यू। सभी ऑप्शंस जो हैं उनकी इक्वल वैल्यू है, और जब दोनों ही ऑप्शंस की इक्वल वैल्यू हो तो उसको हम बोलते हैं इप्सेटिव स्केल्स। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूं कि आपको क्या अच्छा लगता है फ्रूट्स में। ठीक है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई बताओ आपको क्या अच्छा लगता है, एप्पल कि मैंगो। मैंने 2 ऑप्शन दिए आपको, ऑप्शन ए एप्पल एंड ऑप्शन बी मैंगो। अब आप बताएंगे, अगर आप बोलते हैं कि भाई मुझे एप्पल पसंद है तभी मैं ठीक है, ओके फाइन। आपको कि मुझे मैंगो पसंद है, ओके फाइन। इसमें ऐसा थोड़ी ना कि एप्पल ही करेक्ट आंसर होना चाहिए फिर मैंगो ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। इट्स अप टू यू कि आपका इंटरेस्ट किस में है। तो इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी? इक्वल वैल्यू होगी। इसको हम क्या बोलते हैं? इप्सेटिव। इसमें क्या होते हैं आपके लाइक्स एंड डिसलाइक्स। ठीक है, मेनली यूज इन वोकेशनल और करियर सेटिंग्स। मेनली कहाँ यूज़ करते हैं इसको? वोकेशनल और करियर सेटिंग्स में। करियर सेटिंग्स में आपका जो इंटरेस्ट इन्वेंट्रीज है बहुत यूज़ होती हैं, ताकि पता चले कि आपका कहाँ इंटरेस्ट है, कौन से करियर पे। ये 4th चॉइस रेटिंग होते हैं, 4th चॉइस ही है, क्योंकि अगर मैं जैसे कि यहाँ पे ऑप्शन दिया था एप्पल और मैंगो, आपको हो सकता है लीची पसंद हो, बट ऑप्शंस आपके पास यहाँ एप्पल और मैंगो ही है, लीची कोई ऑप्शन नहीं है। 4th चॉइस हो गया। अब आपकी मर्जी है, आपको इसमें से थोड़ा भी पसंद है, वो कौन से वाला पसंद है, तो वो चीज़ें। और ये इप्सेटिव स्किल्स ही मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, फिर हमारा आता है इंटरेस्ट इन्वेंट्री का ही एक टेस्ट है, दैट इज़ ऑलपोर्ट वेरनॉन लिंडसे स्टडी ऑफ वैल्यूज़। ये भी आपका इंटरेस्ट टेस्ट है। इट इज़ अ इप्सेटिव स्केल। इप्सेटिव स्केल यानी कि वही की 4th चॉइस रेटिंग है, और जिसमें कि दोनों ही ऑप्शंस हमारे इक्वल वैल्यू कंटेन करते हैं। नो फैक्टर एनालिसिस, इसमें कोई फैक्टर एनालिसिस नहीं है। सेंटेंसेस कैसे होते हैं यहाँ पे? इफ़ यू गो ऑन अ ट्रिप वेयर शुड यू लाइक टू गो।
वही ऑप्शन हिस्टोरिकल प्लेस और नेचर, दोनों ही की इक्वल वैल्यू। हो सकता है आपको भाई हिस्टोरिकल प्लेसेस जाना और मतलब विजिट करना अच्छा लगता हो, या हो सकता है आपको नेचुरल जगह पे जाना विजिट करना बहुत अच्छा लगता हो, तो इट्स अप टू यू ना, ये आपकी खुद की चॉइस है, आपको खुद का इंटरेस्ट है। तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चंस दिए गए होते हैं एंड आपको टिक आउट करने होते हैं कि भाई आपको क्या पसंद है। ईच इंडिविजुअल रिसीव्स अ टोटल स्कोर ऑफ 240 पॉइंट्स। हर एक इंडिविजुअल कितना स्कोर करेगा? 240 पॉइंट्स, चाहे वो कुछ भी टिक करे। क्यों? क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस की या चारों ही ऑप्शंस की इक्वल वैल्यू है, तो हर एक ऑप्शन को +1 तो मिलेगा ही। तो कितने कंटेन करेगा? 240। ओके। बेस्ड ऑन द seminal वर्क ऑफ एडवर्ड स्प्रेंगर, द SOV आइडेंटिफाई 6 वैल्यू ओरिएंटेशन। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 6 वैल्यू ओरिएंटेशंस आपको दी गई हैं, थियोरेटिकल, इकोनॉमिक, एस्थेटिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड रिलीजियस। कि थ्योरेटिकल आया तो ये है, इकोनॉमिक आया तो ये है, एस्थेटिक ये कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखे हैं कि कौन सी वैल्यूज़ में इंडिविजुअल वेरी करता है, किस में आता है। जैसे कि थियोरेटिकल में है तो द डिस्कवरी ऑफ ट्रुथ, द एम्पिरिसिज्म एंड इंटेलेक्चुअलिज्म, ये सारी चीज़ें होंगी। इकोनॉमिक में दैट विच इज़ यूजफुल, रिसोर्सफुल, प्रैक्टिकल अफेयर्स में ज़्यादा कंसंट्रेट करता है, वहाँ पे ज़्यादा इंटरेस्टेड है। या सोशल में लव ऑफ पीपल, एल्ट्रुइज्म, सिंपैथी, केयरिंग, एस्थेटिक, फॉर्म एंड हार्मनी, ग्रेस होगी, आर्टिस्ट्री इन लाइफ, आर्टिस्टिक नेचर होगा। ये सारी चीज़ें वैल्यूज़ आती हैं, ठीक है। तो जो भी रिजल्ट आएगा इन्हीं 6 वैल्यूज़ में से एक होगा। यानी काफ़ी पुराना टेस्ट है, बहुत पुराना टेस्ट है। कौन सा? हमारा एल्पर्ट वेंडन लिंडसे स्टडी ऑफ वैल्यूज़। अब हमारा नेक्स्ट आता है, ये भी इंटरेस्ट इन्वेंट्री का ही एक टेस्ट है, दैट इज़ एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस शेड्यूल। इसकी तो नाम से ही हम पता लगा सकते हैं पर्सनल प्रेफरेंस, कि खुद की पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या होंगी। ये इप्सेटिव टेस्ट है, ओके। 4 चॉइस रेटिंग है, ठीक है। इट मेजर्स द रेटिंग ऑफ इंडिविजुअल्स इन 15 नॉर्मल नीड्स और मोटिव्स। अब जो ये 15 नीड्स हैं या मोटिव्स हैं वो यहाँ पे आपको दे रखे हैं। वैसे तो पूछेंगे तो नहीं, बट स्टिल अगर आपसे पूछ लें तो आपको थोड़ा बहुत तो आइडिया होना चाहिए कि भाई एडवर्ड पर्सनल प्रेफरेंस स्केल्स में कौन कौन सी हमारी नीड या मोटिव्स थे। तो ये थे, ठीक है। ऑन द EPPS देयर आर 9 स्टेटमेंट यूज फॉर ईच स्केल। EPPS में क्या होता है कि 9 स्टेटमेंट होते हैं, हर एक स्केल में 9 स्टेटमेंट, मतलब एक आपका स्केल दिया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अचीवमेंट का है तो अचीवमेंट में 9 आइटम होंगे, फिर डिफरेंस है तो 9 आइटम्स, ऑर्डर है 9 आइटम्स, इस तरीके से आपको दे रखे हैं। फिर आता है द EPQR। ये आपका हेंस आइसेंक ने ये टेस्ट दिया था और ये बिलीव करते थे टेम्परामेंट थ्योरी पे, जो बायोलॉजिकल डिटरमाइनिंग थ्योरी है उस पर बहुत बिलीव करते थे। और वहीं से बिलीव लेके इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी, एक अपना मॉडल बनाया था। वो क्या है? एक्सट्रावर्जन, आपने सुना होगा, एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी, साइकोटिज्म, इम्पल्स कंट्रोल, ये चीज़ें ये इन्होंने दिया था EPQR में, हेंस आइसेंक में। और आपको पता है कि भाई जब एक एक्सट्रोवर्ट इंसान होता है उसमें जो कॉर्टिकल अराउजल होता है वो बहुत लो होता है, इस वजह से वो एक्सट्रोवर्ट होता है, इसलिए वो बाहर जाके वो बातें करना पसंद करते हैं, क्योंकि अंदर से वो चीज़ जो कॉर्टिकल अराउजल है बहुत लो होता है, इसलिए वो बाहर लोगों के पास जाना पसंद करता है, बार बार अपना ध्यान कन्वर्ट करेगा, ध्यान डाइवर्ट करेगा लोगों के पास, लोगों से मिलना जुलना, बोलना, बहुत ज़्यादा बोलना उन्हें पसंद है। बट जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनमें कॉर्टिकल अराउजल इतना ज़्यादा हाई होता है कि उनको ज़रूरत ही महसूस नहीं होती दूसरों से मिलने जुलने की, इसलिए उनको लगता है कि भाई ठीक है हमें पसंद नहीं है बोलना, वो कंफर्टेबल फील नहीं करते हैं। एनीवेज, तो ये इन्होंने दिया था EPQR में, एक्सट्रोवर्जन, इंट्रोवर्जन, न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी, साइकोटिज्म और इम्पल्स कंट्रोल। ये एक बाइपोलर स्केल है, वो तो हमने देख लिया। लाई स्केल है, इसमें लाई स्केल है, आपसे पूछा जा सकता है कि EPQR में क्या लाई स्केल है या नहीं है, तो हाँ लाई स्केल इसमें है। पेन पेपर टेस्ट है पूरा और इसमें फैक्टर एनालिसिस भी है। अब हम बात करते हैं नियो PI3 की। नियो PI3 भी आपका EPQR से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। इसमें क्या है? ये आपका फैक्टर एनालिसिस है, लेकिन इसमें लाई स्केल है वो नहीं है। दिस इन्वेंट्री इज़ बेस्ड ऑन द 5 फैक्टर मॉडल। ये आपकी जो इन्वेंट्री है 5 फैक्टर मॉडल पे बेस्ड है पूरी की पूरी। ये किसने दी है? कोस्टा मैकेरन ने दी है। और ये क्या है? आपके जो 5 फैक्टर मॉडल हैं, 5 फैक्टर कौन से हैं? इट्स ओशियन से आप याद रखना, O फॉर ओपननेस,
S for consciousness, E for extroversion, A for agreeableness, and N for neuroticism. तो ये आपको याद किससे करना है? ओशियन. ये चीज़ कहाँ पे थी? नियोपीआई में है ये. जो ये हमारा ओपननेस से ये स्टैंड करता है ओपन माइंडेड, कि भाई इंसान ओपन माइंडेड है. ये कितना ओपन माइंडेड है. कॉन्शियसनेस, कॉम्पिटेंस कितना है उसमें, डिसिप्लिन कितना है, एक्सट्रोवर्जन कितना सोशल है, इमोशंस उसमें किस तरीके से हैं, मतलब कितने हाई हैं. एग्रीएबलनेस. एग्रीएबलनेस आप एक खुद बताइए, जब हम एग्रीएबलनेस हम टेस्ट करते हैं किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर, तो आपको क्या लगता है कितना आना चाहिए? हाई आना चाहिए, लो आना चाहिए, एवरेज आना चाहिए? एग्रीएबलनेस बताइए कितना आना चाहिए? सोचिए थोड़ा सा. ये क्या आना चाहिए? ये आना चाहिए मीडियम और लो. अगर ये हाई होगा तो डोंट यू थिंक सो कि भाई एक इंडिविजुअल बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएगा या अपना डिसीजन ले ही नहीं पाएगा, क्योंकि सामने वाला कहेगा तुम्हें ये करना है, वो मना नहीं कर पाएगा. उसको हो सकता है वो चीज़ ना करनी हो, बट वो एग्रीएबलनेस उसमें इतनी ज़्यादा हाई है, वो हर चीज़ को हाँ कर देता है, उसमें मना नहीं हो पाता है, तो वो एक तरीके से बिल्कुल डिपेंडेंट हो जाएगा. तो ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, हाई नहीं होनी चाहिए एग्रीएबलनेस. या तो मीडियम भी चल जाएगी, मीडियम ही होनी चाहिए वैसे तो, बट अगर ये लो भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. अच्छा ही है कि भाई ठीक है, नहीं करना, से नो एंड जस्ट मूव ऑन, दैट्स इट. फालतू की भड़क ही नहीं लेने, है ना. फिर आपका न्यूरोटिसिज्म, ये हमें पता ही है, टेंडेंसी टूवर्ड्स अनस्टेबल इमोशन. जब हमारे इमोशंस हो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं तब हमें प्रॉब्लम्स जो आती हैं, चाहे वो एंजाइटी इश्यूज़ हों या GAD हो, कुछ भी हो उस तरीके से. अब जो हमारा EPQR है, जिसमें मैंने बताया था कि दोनों बहुत सिमिलर हैं, ये बहुत ज़्यादा कंपेयर भी किए जाते हैं. EPQR और जो NEOPI3 है बहुत ज़्यादा कंपेयर होते हैं एक दूसरे से. ठीक है. और आइसेंक ने तो ये भी कहा था, जो साइकोटिज्म पॉजिटिवली क्या करता है, वो कोरिलेट करते हैं क्रिएटिविटी से. जो साइकोटिक पेशेंट होता है ना, उसमें वो क्रिएटिव भी बहुत ज़्यादा होता है. ये किसने कहा है? आइसेंक ने कहा है. ठीक है. अब एक ये है हायरार्की मॉडल. हायरार्की मॉडल में इन्होंने 2 ऑर्डर्स दिए हैं, एक फर्स्ट ऑर्डर और एक सेकंड ऑर्डर. आप इसको ध्यान से समझना. द फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर्स फॉर्म द 16 PF क्वेश्चनर विद बाइपोलर एडजेक्टिव्स डिफाइनिंग अ स्पेक्ट्रम फॉर ईच ऑफ द सोर्स ट्रेड्स. एंड इसमें क्या है? सेकेंडरी ऑर्डर फैक्टर्स फॉर्म द ग्लोबल 5 स्केल. अब ग्लोबल 5 स्केल क्या है हम आगे पढ़ेंगे. इट डिस्क्राइब्स पर्सनैलिटी एट अ ब्रॉडर कंसेप्चुअल लेवल. इसने क्या किया है? इसी चीज़ को, पर्सनैलिटी को ब्रॉडर डिफाइन किया, और भी अच्छे से डिफाइन किया गया है. ठीक है. ही बिलीव द फाउंडेशन ऑफ पर्सनैलिटी नीडेड टू बी अंडरस्टूड थ्रू. जो पर्सनैलिटी की फाउंडेशन है वो ज़रूरी है अंडरस्टूड थ्रू सोर्स ट्रेट्स. हम किस तरीके से समझ सकते हैं? सोर्स ट्रेट्स के ज़रिए. बट ये क्या बिलीव करते हैं? दीज वर हायर ऑर्डर फैक्टर्स ऑब्टेन टू कम्पीट विद बिग 5 फैक्टर मॉडल ऑफ कोस्टा एंड मैकेरे. ये वाली चीज़ है, ये बहुत हायर ऑर्डर फैक्टर्स हैं और ये सिर्फ कम्पीट करने के लिए लेके आए गए हैं एक तरीके से बिग 5 मॉडल से. ठीक है. ओके. सो अभी क्या है? 16 PF क्वेश्चनर नॉन एज रिस्पॉन्स और वैलिडिटी स्टाइल स्केल. ये आपसे 1 वर्ड मतलब क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव ही आते हैं, सारे 1 वर्ड ही आते हैं, बट आपसे पूछा जा सकता है कि जो 16 PF क्वेश्चनर है वो कैसे है? नॉन एज रिस्पॉन्स और वैलिडिटी स्टाइल स्केल. ठीक है. अब इसमें क्या है? इंप्रेशन मैनेजमेंट होता है, एक्विसाइन स्केल होता है और इनफ्रीक्वेंसी स्केल होते हैं. किस में? आपके 16 PF में, जहाँ पे सोशल डिज़ायरेबिलिटी चेक होती है. और ये स्केलिंग एवरी आंसर दे गिव इज ट्रू ओनली रिस्पॉन्डिंग नॉट एनी स्टाइल. यहाँ पे क्या होता है कि एक रैंडम रिस्पॉन्डिंग होती है, कोई स्टाइल नहीं होता है कि यस 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 देन नो 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 या यस नो यस नो यस नो, ऐसा नहीं होता है. रिस्पॉन्ड रैंडम रिस्पॉन्ड होता है यहाँ पे. ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है? एवरी आंसर दे गिव इज ट्रू ओनली. चाहे आप उससे कुछ भी क्वेश्चन पूछो, यहाँ पे वो क्या करेंगे? सिर्फ यस या सिर्फ ट्रू पे टिक करेंगे, चाहे वो उसमें उनको फील होता हो नो या कुछ भी हो. बट वो कई बार क्या होता है, वो क्वेश्चंस ही नहीं पढ़ते. बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि भाई उनका ध्यान नहीं है, उनको कुछ काम है, उनको कहीं जाना है, या फिर उनको टेस्ट करना ही नहीं है, वो मजबूरी में कर रहे हैं, तो वो ट्रू 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 पे टिक कर देते हैं इसमें. तो यहाँ पे ये आपके ये 3 इसमें ये हैं, इसलिए हम इसको वैलिडिटी या फिर रिस्पॉन्स स्टाइल स्केल भी बोलते हैं.
दोनों ही नाम से हम इसको जानते हैं 16 PF क्वेश्चनर को, ठीक है, क्योंकि हम इसमें इंप्रेशन मैनेजमेंट चेक करते हैं, एक्विसाइन स्केल भी चेक करते हैं और इनफ्रीक्वेंसी स्केल भी इसमें होता है। फिर आता है आपका ग्लोबल 5 सेकेंड ऑर्डर फैक्टर। इसमें भी सेम हमने जो ऊपर किया था EPQR और NeoPI3 में एक्सट्रावर्जन सुना है ना, अभी हम करके आए हैं। एंजाइटी, न्यूरोटिसिज्म, न्यूरोटिक हम करके आए थे। टफ माइंडनेस, इंडिपेंडेंस, सेल्फ कंट्रोल, डोंट यू थिंक सो, सब कुछ अभी हम करके आए हैं, बस नाम थोड़ा इन्होंने बदल दिया है ताकि इनको कोई ये ना कहे कि भाई तुमने तो कॉपी की है, बट फैक्टर और जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। अब इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं एक बार। अलाइनमेंट्स अमंग द 3 मेन 5 फैक्टर मॉडल्स। अब इसमें डिफरेंस क्या, 16 PF एक ये टेस्ट है, NeoPI3 टेस्ट है, और लेकिन जो आपके बिग 5 ग्लोबल बर्ग है ये आपका क्या है, ये आपकी थ्योरी है, कोई टेस्ट नहीं है, आपकी थ्योरी दी गई है। एक्सट्रावर्जन, इंट्रोवर्जन, एक्सट्रोवर्जन, सरोगेसी, सर्जेंसी, लो एंजाइटी, हाई एंजाइटी, न्यूरोटिसिज्म, इमोशनल स्टेबिलिटी, सेम वही जो हमने अभी किया है, कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है, बस नाम थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया, हल्का सा, वो भी ज़्यादा भी फ़र्क नहीं है उसमें, हल्का सा, बाकी सब सेम है। फिर आते हैं आपके प्रोजेक्टिव टेस्ट। चलो ये है ना हम नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, एंड इसका बस लास्ट पार्ट मैं कह रही थी ना कि इसके मैक्सिमम 2 पार्ट्स आएंगे, बट इसका एक ही पार्ट आएगा। हम कल वाले पार्ट में अपनी यूनिट 3 को बिल्कुल कंप्लीट कर देंगे, देन हम यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे। अभी तक आपको यूनिट 1 में से या यूनिट 3 में से कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। एंड या फिर आपको किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप वो भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। ओके गाइस, तो टेक केयर। इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड अगर आपको लगता है इसकी किसी को ज़रूरत है तो उसके साथ शेयर भी कर देना, और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाना। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।